नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और उसमें भी हार्डवेयर की क्या भूमिका है इस पर। हाँ, और खास तौर पर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज की। बिल्कुल। हमारे पास गूगल क्लाउड और एनवीडिया के ब्लॉग्स से कुछ जानकारी है और मकसद ये है कि समझा जाए कि ये जीपीयूज एआई के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। हाँ, और ये काम कैसे करते हैं असल में? हाँ, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, जो एआई क्रांति हम देख रहे हैं ना, उसके पीछे जीपीयूज का एक बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में तो ये ग्राफिक्स के लिए बने थे। अच्छा। मतलब कंप्यूटर गेम्स, इमेजेस, वीडियोस को स्क्रीन पर जल्दी दिखाने के लिए। हाँ, गेमिंग के लिए। बिल्कुल। लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। आज ये जो इतने कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स हैं, उनको ट्रेन करने मतलब सिखाने और फिर डिप्लॉय करने यानी इस्तेमाल में लाने, इसमें इनका सेंट्रल रोल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीपीयू आखिर है क्या चीज। बिल्कुल। मतलब गूगल सोर्स कहता है कि ये एक खास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। हाँ, स्पेशलाइज्ड सर्किट। जो सिलिकॉन वेफर पर बनता है, उस पर अरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स। हाँ, और वो आपस में जुड़े होते हैं माइक्रोस्कोपिक मेटल वायर से, जिन्हें इंटरकनेक्ट्स कहते हैं। और ये सब एक प्रोटेक्टिव पैकेज में बंद होता है। सही। तो जैसा आपने कहा, ओरिजिनल डिजाइन तो ग्राफिक्स के लिए था। बिल्कुल, और यही इसकी खूबी है। बिल्कुल। मतलब एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस बहुत तेजी से करने की क्षमता। अच्छा। और इसी खासियत ने इसे एआई और साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स के लिए, जहां बहुत सारा डेटा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, हाँ, डेटा इंटेंसिव फील्ड्स। हाँ, उनके लिए एकदम परफेक्ट बना दिया है। ये एक तरह से जो जनरल पर्पस सीपीयूज होते हैं और जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होते हैं, उनके बीच एक यूनिक और बहुत पावरफुल जगह बना चुका है। ये जानना दिलचस्प होगा, सीपीयू और जीपीयू में क्या मेन अंतर है। बहुत लोग शायद सोचते हो कि एक जैसे होंगे। हाँ, ये आम सवाल है। देखिए, गूगल सोर्स के हिसाब से सबसे बड़ा फर्क है इनके काम करने के तरीके में। अच्छा। सीपीयूज जो हैं यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए बने हैं। मतलब एक बार में एक इंस्ट्रक्शन पर काम करेंगे, फिर अगले पर एक एक करके। हाँ, एक एक करके। वो वर्सेटाइल होते हैं, कंप्यूटर के ज्यादातर काम संभालते हैं। लेकिन जीपीयूज वो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन हुए हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग। हाँ, मतलब एक साथ हजारों छोटे छोटे टास्क निपटा देना। अच्छा, गूगल सोर्स में एक अच्छी एनालॉजी भी दी है इसे समझाने के लिए। हाँ, वो शेफ वाली। हाँ, कि सीपीयू एक अकेले शेफ की तरह है जो एक बहुत मुश्किल बारीक पकवान बना रहा है, जबकि जीपीयू रसोइयों की पूरी फौज है जो एक साथ सब्जियां काट रही हैं या चावल बना रही हैं, ऐसे काम। बिल्कुल सही एनालॉजी है। कॉस्ट की बात करें तो सीपीयूज अक्सर थोड़े सस्ते होते हैं और कुछ एआई इन्फ्रेंस के कामों के लिए ठीक भी हैं। इन्फ्रेंस मतलब जब मॉडल ट्रेन हो चुका है और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिडिक्शंस के लिए। अच्छा, ठीक है। तो कुछ इन्फ्रेंस वर्कलोड्स के लिए सीपीयू ठीक है, लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को ट्रेन करने की या उन्हें चलाने की, तो जीपीयूज कहीं बेहतर है। और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। जीपीयू ज्यादा वर्सेटाइल हैं क्योंकि वो कई तरह के एल्गोरिदम्स और टास्क संभाल सकते हैं। तो जो रिसर्चर्स या डेवलपर्स हैं जो अलग अलग एआई अप्रोचेस या डीप लर्निंग जैसे यूज केसेस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। हाँ, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये भी जानना जरूरी है कि जो मॉडर्न एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे गूगल का एआई हाइपर कंप्यूटर, उसमें सीपीयूज और जीपीयूज दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, दोनों मिलके काम करते हैं। हाँ, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो ये दोनों मिलकर ही एआई सिस्टम की कंप्यूट पावर को पूरा करते हैं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक साथ इतने सारे काम ये जीपीयू करते कैसे हैं? क्या उनके अंदर बहुत सारे छोटे दिमाग होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप। देखिए, गूगल सोर्स बताता है कि जीपीयूज में हजारों की संख्या में छोटे प्रोसेसिंग कोर्स होते हैं। हजारों? हाँ, सीपीयूज में कुछ बड़े पावरफुल कोर्स होते हैं, 4, 8, 16 ऐसे। लेकिन जीपीयूज में हजारों पर थोड़े कम पावरफुल कोर्स होते हैं। अच्छा। तो जब कोई बड़ा काम आता है जिसे हजारों छोटे इंडिपेंडेंट हिस्सों में तोड़ा जा सके, जैसे मान लीजिए किसी इमेज के हर पिक्सल पर कोई कैलकुलेशन करनी है या एआई मॉडल के लाखों पैरामीटर्स को एक साथ अपडेट करना है, तो जीपीयू क्या करता है, उस काम को अपने इन हजारों कोर्स में बांट देता है। अच्छा, सब अपना अपना हिस्सा करते हैं। हाँ, और सारे कोर्स एक ही समय पर अपने अपने हिस्से का काम करते हैं कंकरेंटली। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि
यही उनकी वो जो गजब की स्पीड है ना, उसका राज है। अच्छा, तो इसी वजह से ये एआई के लिए इतने उपयोगी हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से। बिल्कुल, यही पैरेलल या मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है वो जीपीयूज को सीपीयूज के मुकाबले एक बहुत बड़ी एडवांटेज देती है, खासकर उन कामों में जहां बहुत बड़े डेटा सेट्स पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं। जैसे इमेज प्रोसेसिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस। हाँ, और जाहिर है मशीन लर्निंग। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस लगती हैं। ट्रिलियंस? हाँ, और जीपीयूज इन्हें सीपीयू के मुकाबले कई गुना मतलब कई 100 गुना तेजी से कर सकते हैं। यही उनकी एफिशिएंसी का राज है। तो अब थोड़ा एआई वर्कलोड्स पर उनके रोल को और करीब से देखते हैं। गूगल सोर्स कहता है कि ये आधुनिक एआई के वर्कहॉर्स बन गए हैं। बिल्कुल। ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस, ये दो मुख्य काम बताए गए हैं। ट्रेनिंग में ये कैसे मदद करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जहां एआई मॉडल को सिखाया जाता है। इसमें मॉडल को बहुत सारा डेटा दिखाया जाता है और उसके अंदर के पैरामीटर्स होते हैं। आप उन्हें मॉडल के अंदर के एडजस्टेबल नॉब्स समझ सकती हैं। उनको धीरे धीरे एडजस्ट किया जाता है ताकि वो सीखे। हाँ, ताकि वो डेटा में पैटर्न्स पहचानना सीखे और सही प्रेडिक्शंस कर सके। इसमें बहुत बहुत ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं। हाँ, हिसाब किताब बहुत लगता होगा। बहुत ज्यादा। जीपीयूज अपनी पैरेलल प्रोसेसिंग पावर से इन लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस को एक साथ करते हैं। इससे जो ट्रेनिंग प्रोसेस पहले हफ्तों या महीनों चलती थी, वो अब दिनों या घंटों में हो जाती है। अरे वाह! हाँ, तो रिसर्चर्स बहुत तेजी से नए मॉडल्स ट्राई कर पाते हैं, इटरेट कर पाते हैं। और इन्फ्रेंस, एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, फिर जीपीयू का क्या काम? इन्फ्रेंस का मतलब है उस ट्रेन्ड मॉडल का इस्तेमाल करना नए डेटा पर प्रिडिक्शंस करने के लिए, और अक्सर रियल टाइम में। जैसे चैटबॉट्स। हाँ, जैसे आप किसी चैटबॉट से सवाल पूछते हैं या कोई सेल्फ ड्राइविंग कार सड़क पर चीजें पहचान रही है। यहाँ स्पीड बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जीपीयूज तेजी से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके ये पक्का करते हैं कि एआई एप्लीकेशंस फौरन जवाब दे सके। तो ट्रेनिंग के लिए पावर चाहिए और इन्फ्रेंस के लिए स्पीड, और जीपीयू दोनों में अहम है। एनवीडिया के ब्लॉग में तो जीपीयूज को एआई का सोना मतलब गोल्ड या रेयर अर्थ मेटल्स तक कहा गया है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एनालॉजी इसलिए दी गई है क्योंकि जीपीयूज आज के जनरेटिव एआई युग के लिए बिल्कुल फाउंडेशनल बन गए हैं। अच्छा। जैसे कुछ मिनरल्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी हैं, वैसे ही एडवांस्ड एआई के लिए जीपीयू जरूरी हो गए हैं। वो ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों प्रोसेस को इतना एक्सेलरेट करते हैं, इतना तेज कर देते हैं कि एआई मॉडल्स को डेवलप और डिप्लॉय करना बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। उन एआई मॉडल्स को संभव बनाया है जिनके बारे में शायद 20 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। सीधे तौर पर आज के चैट जीपीटी जैसे टूल्स की नींव रखी है इन्होंने। तो एनवीडिया के नजरिए से वो कौन सी खास बातें हैं जो जीपीयूज को एआई के लिए इतना बेहतरीन बनाती हैं? उनके ब्लॉग में 3 मुख्य टेक्निकल कारण बताए गए हैं। हाँ, एनवीडिया 3 मेन पिलर्स पर जोर देता है। पहला तो वही पैरेलल प्रोसेसिंग, हजारों कोर्स वाला। हाँ, हजारों कोर्स जो एआई के लिए जरूरी मैथ, खासकर मैट्रिक्स ऑपरेशंस को बहुत तेजी से करते हैं। दूसरा है स्केलेबिलिटी, मतलब सिस्टम को बड़ा बनाने की क्षमता। बिल्कुल, जीपीयू सिस्टम्स को आपस में जोड़कर बहुत बड़े सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाना मुमकिन है। इसके लिए वो तेज इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजीज जैसे NVLink जो जीपीयूज को सीधे जोड़ता है, और क्वांटम इन्फिनिबैंड नेटवर्क्स जो कई जीपीयू सिस्टम्स को जोड़ता है, इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़े मॉडल्स ट्रेन हो सकें। हाँ, बहुत बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जा सके। और तीसरा है सॉफ्टवेयर स्टैक। सिर्फ हार्डवेयर काफी नहीं है। बिल्कुल, एनवीडिया ने एआई के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम तैयार किया है। इसमें CUDA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे डेवलपर्स जीपीयू की पावर एक्सेस कर सकते हैं। CUDA, हाँ सुना है। हाँ, फिर खास लाइब्रेरीज हैं जैसे CUDNX जो डीप लर्निंग ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करती हैं। फ्रेमवर्क्स हैं जैसे NeMo जिससे कस्टम जनरेटिव एआई मॉडल्स बनाना आसान होता है। और पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे NVIDIA AI एंटरप्राइज जो कंपनियों को प्रोडक्शन रेडी एआई के लिए जरूरी टूल्स और सपोर्ट देता है। अच्छा, ये तो पूरा पैकेज है। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की बात करें तो ये दावे कितने मजबूत हैं? मतलब कितनी तेजी आई है? दावे काफी मजबूत है। स्टैनफोर्ड की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनवीडिया ब्लॉग बताता है कि 2003 से एआई ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में लगभग 7000 गुना। 7000 गुना? हाँ, और प्राइस परफॉर्मेंस में लगभग 5600 गुना वृद्धि हुई है।
एनवीडिया के चीफ साइंटिस्ट बिल डाली, उनके अनुसार सिर्फ पिछले दशक में एआई इन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस 1000 गुना बढ़ी है। कमाल है। और ये सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि सीपीयूज की तुलना में पर कैलकुलेशन कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े डेटा सेंटर्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिजली का बिल भी तो देखना है। और हार्डवेयर में किस तरह के बदलाव आए हैं समय के साथ? एनवीडिया ने लगातार जीपीयू कोर्स को एआई की ज़रूरतों के हिसाब से ट्यून किया है। उनके जो लेटेस्ट जीपीयूज हैं, उनमें टेंसर कोर्स होते हैं। टेंसर कोर्स? हाँ, ये खासतौर पे एआई के लिए ज़रूरी जो मैट्रिक्स मैथ है, उसको बिजली की तेज़ी से करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सामान्य जीपीयू कोर्स से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है और पहली जनरेशन की तुलना में 60 गुना ज़्यादा पावरफुल बताए जाते हैं। 60 गुना? हाँ, और जो एनवीडिया हॉपर आर्किटेक्चर है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मर इंजन भी है। ट्रांसफॉर्मर इंजन? ये क्या करता है? ये जो आजकल पॉपुलर ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी वाले, उनको प्रोसेस करने के लिए खुद ही ऑप्टिमल प्रिसिजन चुन लेता है। इससे स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। अच्छा। और साथ ही हर नई जनरेशन में ज्यादा तेज और ज्यादा मेमोरी जोड़ी जा रही है, क्योंकि बड़े एआई मॉडल्स को बहुत मेमोरी चाहिए होती है। आपने स्केलेबिलिटी की बात की, यानी सिस्टम को बड़ा बनाने की क्षमता, ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, एआई मॉडल्स की कॉम्प्लेक्सिटी हर साल लगभग 10 गुना बढ़ रही है। हर साल 10 गुना? हाँ, लगभग। उदाहरण के लिए GPT-4 मॉडल में 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैरामीटर्स बताए जाते हैं। बाप रे! हाँ, 1 ट्रिलियन। हाँ। अब इतने बड़े मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक अकेले जीपीयू की पावर काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही बात है। इसलिए सैकड़ों या हजारों जीपीयूज को मिलाकर एक विशाल सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ती है। एनवीडिया का DGX GH200 AI सुपर कंप्यूटर इसी का एक उदाहरण है। अच्छा। ये 256 ग्रेस हॉपर सुपर चिप्स, जो सीपीयू और जीपीयू को मिलाते हैं, उनको NVLink से जोड़कर एक डेटा सेंटर साइज जीपीयू बनाता है, जिसके पास 144 टेराबाइट्स की शेयर्ड मेमोरी होती है। 144 टेराबाइट्स? हाँ, ये विशाल मेमोरी जरूरी है ताकि इतने बड़े मॉडल के सारे पैरामीटर्स एक साथ रखे जा सकें और ट्रेनिंग तेजी से हो। और अभी हाल ही में उन्होंने H200 जीपीयू अनाउंस किया है, जिसमें और भी ज्यादा 288 GB तक HBM3E मेमोरी है। तो मतलब जैसे जैसे मॉडल्स बढ़ रहे हैं, सिस्टम्स भी स्केल अप हो रहे हैं। बिल्कुल, ये स्केलिंग एआई की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम जरूरी है। और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम का क्या महत्व है? आपने CUDA का जिक्र किया, और भी चीजें हैं। देखिए, हार्डवेयर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बिना सही सॉफ्टवेयर के उसका फायदा नहीं उठाया जा सकता। एनवीडिया ने 2007 में CUDA के साथ शुरुआत की थी और तब से एआई डेवलपमेंट के हर पहलू को सपोर्ट करने के लिए टूल्स बनाए हैं। ये सिर्फ लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स ही नहीं है, बल्कि बड़ी कंपनियों के लिए एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे एनवीडिया एआई एंटरप्राइज, और क्लाउड पर सर्विसेज भी देते हैं, जैसे एनवीडिया DGX क्लाउड। अच्छा, क्लाउड पर भी अवेलेबल है? हाँ, और स्टीयर LM जैसे नए सॉफ्टवेयर तो इन्फ्रेंस के दौरान भी मॉडल्स को फाइन ट्यून करने की सुविधा देते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम डेवलपर्स को तेजी से एआई एप्लीकेशंस बनाने और डिप्लॉय करने में मदद करता है। एनवीडिया सोर्स में एआई पायनियर एंड्रू एंग का 2008 का एक किस्सा भी है, जो दिखाता है कि ये बदलाव कितना ड्रामेटिक था। हाँ, वो किस्सा काफी मशहूर है। स्टैनफोर्ड में रिसर्चर थे एंड्रू एंग, और उनकी टीम ने पाया कि सिर्फ 2 एनवीडिया गेमिंग जीपीयूज, हाँ, GeForce GTX 280, उनका इस्तेमाल करके वो 100 मिलियन पैरामीटर्स वाले एआई मॉडल को ट्रेन करने में सीपीयूज की तुलना में 70 गुना स्पीड अप हासिल कर सकते थे। 70 गुना? हाँ, जो काम पहले कई हफ्ते लेता था, वो एक ही दिन में हो गया। एनवीडिया ने तब कहा था कि जीपीयूज डीप लर्निंग की एप्लीकेबिलिटी में क्रांति ला सकते हैं। और उन्होंने जॉफ हिंटन्स जैसे दूसरे पायनियर्स को भी प्रभावित किया है ना? बिल्कुल। हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर माना जाता है, उन्होंने 2009 में ही लगभग 1000 रिसर्चर्स की एक सभा में कहा था कि भाई जीपीयूज खरीदो, क्योंकि वे मशीन लर्निंग का फ्यूचर हैं। और आज हम उसका असर देख रहे हैं। बिल्कुल। चैट जीपीटी, जो हजारों एनवीडिया जीपीयूज पर ट्रेन और रन होता है, 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। एनवीडिया जीपीयूज 2019 से MLPerf AI बेंचमार्क्स, जो एआई परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके हर राउंड में ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों में जीतते आए हैं। इसका आर्थिक और वैज्ञानिक प्रभाव कितना बड़ा है फिर? बहुत बहुत बड़ा। रेड हार्ट जैसी कंपनी कहती है कि जीपीयूज एआई की नींव बन गए हैं। मैकिन्जी का अनुमान है कि जेनरेटिव एआई अकेले ही सालाना 2.6 ट्रिलियन से
4.4 ट्रिलियन तक ग्लोबल इकोनॉमी में जोड़ सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ, आज 40,000 से ज्यादा कंपनियां एआई और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के लिए एनवीडिया जीपीयूज का इस्तेमाल करती हैं और 4 मिलियन डेवलपर्स का एक ग्लोबल कम्युनिटी है। और ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ? साइंस में, हेल्थ केयर में जैसे ड्रग डिस्कवरी में, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी इस्तेमाल हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में कैसे? जैसे CO2 हटाने के तरीकों को सिमुलेट करने में एआई का उपयोग करके 7,57,000 गुना स्पीड अप हासिल करने का दावा है। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, इसका असर लगभग हर फील्ड पर पड़ रहा है। तो अगर किसी को अपने एआई प्रोजेक्ट के लिए जीपीयू चुनना हो, तो गूगल सोर्स क्या सलाह देता है? क्या कोई एक बेस्ट जीपीयू है? देखिए, गूगल सोर्स के मुताबिक बेस्ट जीपीयू आपके टास्क पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आपको बहुत बड़े एआई मॉडल पर इन्फ्रेंस करना है, तो ज़्यादा मेमोरी वाला जीपीयू बेहतर हो सकता है, ताकि पूरा मॉडल उसमें फिट हो जाए। लेकिन अगर आपको रियल टाइम में फटाफट जवाब चाहिए, मतलब लो लेटेंसी इन्फ्रेंस सर्विंग, तो शायद ज़्यादा क्लॉक स्पीड वाला जीपीयू ज़्यादा ज़रूरी हो। तो मतलब ज़रूरत के हिसाब से चुनना होगा। हाँ, बिल्कुल। और इन्हें खरीदने के अलावा क्लाउड पर इस्तेमाल करने के क्या ऑप्शंस हैं? क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे गूगल क्लाउड कई विकल्प देते हैं। आप सीधे गूगल क्लाउड जीपीयूज रेंट पर ले सकते हैं। अच्छा। वो एआई हाइपर कंप्यूटर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं जो लार्ज स्केल ट्रेनिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। वर्टेक्स एआई एक प्लेटफॉर्म है जो एमएल मॉडल्स और एआई एप्लीकेशंस को डेवलप और डिप्लॉय करना आसान बनाता है। वर्टेक्स एआई, हाँ। और गूगल के अपने कस्टम हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स, टीपीयूज या टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, अच्छा। वो भी एक विकल्प है, हाँ। जो खास तरह के एआई वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, टीपीयूज भी हैं। हाँ, और हाँ, एनवीडिया के सॉल्यूशंस जैसे DGX क्लाउड भी अक्सर इन बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो लोग एआई पर काम कर रहे हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो वो अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। बिल्कुल, अपनी खास ज़रूरतों और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। तो आज हमने समझा कि जीपीयूज की ये जो ज़बरदस्त पैरेलल प्रोसेसिंग पावर है, हाँ, सीपीयू से उनका जो फंडामेंटल अंतर है, एआई मॉडल ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस में उनका कितना क्रूशियल रोल है, बिल्कुल। परफॉर्मेंस में हजारों गुना की छलांग, बड़े सिस्टम्स बनाने की उनकी स्केलेबिलिटी और उन्हें सपोर्ट करने वाला वो विशाल सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, ये सब मिलकर उन्हें एआई के लिए इतना ज़रूरी बनाते हैं। सही कहा। वाकई गेमिंग के लिए बने ग्राफिक्स कार्ड से एआई पावर हाउसेस तक का ये सफर कमाल का रहा है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि एआई मॉडल्स की कॉम्प्लेक्सिटी हर साल लगभग 10 गुना बढ़ रही है, और साथ ही जीपीयू पावर और सिस्टम स्केल भी तेजी से एडवांस हो रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से तेजी है। बिल्कुल। अगर ये दोनों ट्रेंड्स इसी रफ्तार से चलते रहे, तो अगले 5 से 10 सालों में किस तरह के नए एआई एप्लीकेशंस या साइंटिफिक ब्रेक थ्रू संभव हो सकते हैं, जिनकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई क्लाइमेट चेंज या जटिल बीमारियों के इलाज जैसी बड़ी चुनौतियों के समाधान के करीब पहुंच सकते हैं? ये सवाल इस टेक्नोलॉजी द्वारा खोले जा रहे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।